हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। लेंस, प्रकाश की में हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले इसमें अपवर्तन पढ़ा था, वक्र पृष्ठ पर अपवर्तन। अब लेंस वक्र पृष्ठ से घिरे समांग माध्यम को लेंस कहते हैं। ऐसा माध्यम जो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ हो, जिसके पृष्ठ वक्र हों और उसके अंदर का जो माध्यम हो समांग हो। ये नहीं कहीं कम, कहीं उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, कहीं कम हो, ऐसा नहीं, समांग माध्यम हो। तो समांग माध्यम जो वक्र तलों से घिरा हुआ है उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस में वक्रतल, मान लीजिए ये दो वक्रतल हैं, दोनों उत्तल हैं, इधर से भी उठा हुआ इधर से, तो ये उत्तल है, बाइकन्वेक्स, दो उत्तल यानी दोनों तरफ ये उत्तल है, लेंस है। ये बीच का ये माध्यम है, इधर हवा है, यहाँ पर कांच होगा। और इसी तरह से दोनों इसके अवतल हो सकते हैं, दोनों पृष्ठ इसके अवतल हो सकते हैं। इधर भी बैठा है, इधर भी दबा हुआ है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो। ये भी हो सकता है कि इसका एक समतल हो और दूसरा अवतल हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी वक्र पृष्ठ से घिरा है, लेकिन इसको भी हम अनंत वक्र त्रिज्या का हम वक्र पृष्ठ ही मान सकते हैं। तो इसी तरह से और भी हो सकता है। ये दो, ये अवतल है और ये उत्तल है, अवतल और उत्तल से घिरा हुआ वक्र पृष्ठ है। ऐसा ही ये भी हो सकता है कि ये यहाँ उत्तल हो और यहाँ अवतल हो। ये अवतल है और ये इधर उत्तल है, लेकिन ये भी वक्र तलों से घिरा हुआ पृष्ठ है। तो ये सभी लेंस हैं। हमको यहाँ पर लेंस में हम लोगों ने देखा कि जब वक्र पृष्ठ रहता है तो वक्र पृष्ठ का जो केंद्र रहता है इसको हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या पोल। और जो भी दूरियां नापी जाती हैं किसी वक्र पृष्ठ की, वस्तु की दूरी या वक्र पृष्ठ में अपवर्तन के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी दूरी, वो इसके ध्रुव से नापी जाती है। लेकिन जो लेंस बन गया, अब इसमें दो पृष्ठ हो गए तो इसमें ध्रुव भी दो हो गए। इसलिए लेंसों में जो दूरियां नापी जाती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। तो जो दूरी यहाँ नापी जाती है लेंसों में, वो इसके प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। अब प्रकाशिक केंद्र होता कहाँ है? तो प्रकाशिक केंद्र, अगर ये लेंस की जो वक्रता है दोनों की बराबर है, समान है, या इसमें भी ये समान है, अर्थात इनकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों तरफ की समान है, तो जो इसका मुख्य अक्ष है समानता उस मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। इसी तरह इसका अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसके मध्य बिंदु पर होगा। हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि जो आपाती किरण है वो अपवर्तन के पश्चात समानांतर निकलती है, आने वाली किरण और निर्गत किरण ये समानांतर है, तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष को ये अपवर्तित किरण जहाँ काटती है इसको ही हम ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब इस ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र का ये किरण जो आ रही है ये आपती किरण है
ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष को, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काट रही है ये है प्रकाशिक केंद्र। या अगर इस लेंस को लें, ये किरण आ रही है सीधी, ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये आपतित किरण यहां प्रवेश करती है। अब फिर ऐसे निकल जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत है, इमर्जेंट रे। आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों समानांतर हैं, ये और ये समानांतर हैं। इसलिए अपवर्तित किरण, ये जो किरण है अपवर्तित किरण, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ये प्रकाशिक केंद्र है। तो इस तरह से प्रकाशिक केंद्र को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी लेंस पर पड़ने वाली आपतित किरण और निर्गत किरण यदि समानांतर है तो लेंस के अंदर जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण, वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसको इस बिंदु पर काटती है, इसीलिए ये प्रकाशिक केंद्र है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रकाशिक केंद्र में, अब इसमें तो प्रकाशिक केंद्र एक ध्यान से देखें तो इसके बीचों बीच में होगा अगर इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर हों, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए ये है कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस को उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। मान लीजिए हमारा ये लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका वक्रता केंद्र यहां है, ये है आपका C2, और इसका वक्रता केंद्र यहां है, ये है C1। ये अगर प्रकाशिक केंद्र है O, तो और ये है इसका P1 पोल ध्रुव, ये इसका है P2 ध्रुव। तो ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या, इनका जो अनुपात है यानी OC2 अपान, ये हो गया यहां से यहां तक, यानी PC2 वक्रता त्रिज्या, PC2 अपान P2C2 अपान P1C1, P2C2, यह है P2, यह है C2, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह बराबर है R2, P2C2 अपान P1C1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R2। ये दूरी है OP1, ये दूरी है OP2, तो ये बराबर हुआ P2C2, इसको बराबर हुआ OP2 अपान OP1। यानी इस लेंस को वो उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में डिवाइड करता है, यानी ये है आपका R2 अपान R1। ये है, इसके हिसाब से अगर निकालें तो जो हमारी ये है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा
इसका जो प्रकाश केंद्र होगा वो यहाँ होगा और इसका जो प्रकाश केंद्र होगा वो यहाँ होगा। इसका जो प्रकाश केंद्र होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, इसके निकट। और इसी तरह से इसका जो प्रकाश केंद्र होगा वो यहाँ होगा। तो इस तरह से प्रकाश केंद्र यहाँ तो इसके बाहर रहेगा, इसमें इसके से वक्र पृष्ठ पर रहेगा, इनमें इन दोनों पृष्ठों के बीचों बीच में मुख्य अक्ष पर रहेगा। ये इसका प्रकाश केंद्र कहाँ पर होगा उसके निकालने का या उसके बारे में जानकारी करने का तरीका है। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है फोकस। फोकस फोकस तो हम लोगों ने वक्र पृष्ठ के लिए पढ़ा है, यहाँ हमको फोकस लेंस के लिए पढ़ना है। लेंस के लिए लेंस का फोकस। फोकस फोकस लेंस का फोकस दो होते हैं फोकस। तो लेंस का पहला फोकस है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। अब प्रथम फोकस क्या है? प्रथम फोकस कहते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती है, उन्हें हम प्रथम फोकस कहते हैं। ये अगर हमारा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस है। जिस बिंदु से चलने वाली, यहां से जो भी किरण चलेगी वो अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, या जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें, अगर लेंस उत्तल नहीं है, अवतल लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें समानांतर हो जाते हैं। अब जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें, एक किरणें इस बिंदु की ओर जा रही हैं, यह हो गया आपका F2। तो प्रथम फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें या जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। राइट? तो प्रथम फोकस क्या हुआ? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें या जिस बिंदु की ओर जाने वाली किरणें
अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। उसे प्रथम फोकस कहते हैं। ये इसका प्रकाश केंद्र है O, ये इसका प्रकाश केंद्र है O। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये प्रथम फोकस दूरी है। OF1 इसको हम कह सकते हैं F'। ये पीछे की ओर है, किरण इधर को जा रही, निगेटिव है। इसको कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। ये प्रथम फोकस दूरी है। यहां पर यह प्रथम फोकस दूरी इस दिशा में है, यह बराबर है F। यहां पर ये F' प्लस है और यहां पर ये माइनस है। यहां उस तरफ है, यहां इस तरफ है। इसके बाद आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस सेकंड फोकस। द्वितीय फोकस में क्या है? मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें या जिस बिंदु से निकलने वाली किरणें, जिस बिंदु से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या एकत्रित होती हुई मालूम पड़ती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है। ये समांतर किरणें आ रही, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं, ये इस बिंदु पर इकट्ठी होती है। ये हुआ F2। F2 अगर ये उत्तल है, ये उत्तल है, ये समांतर किरणें आ रही, समांतर किरणें, और अपवर्तन के पश्चात ये इधर को चली जाती और ये इधर चली
और इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, इस बिंदु से, इस बिंदु से। ये F2 है, ये F2 है। तो द्वितीय फोकस क्या है? मुख अक्ष से समानांतर आने वाली किरणें, मुख अक्ष से समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती हैं, जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इस लेंस का द्वितीय फोकस इधर होगा और अवतल लेंस है तो उसका द्वितीय फोकस पीछे की ओर होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं F2। इस फोकस दूरी को हम F2 कहते हैं। प्रकाश केंद्र से द्वितीय फोकस दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी ये द्वितीय फोकस दूरी है F2। यहाँ पर ये धनात्मक है और यहाँ पर ये ऋणात्मक है, राइट। यहाँ पर जो द्वितीय फोकस है इसे हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, और इसलिए दूरी को मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं और इस दूरी को मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अब हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि जो लेंस है उस पर जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो उसके प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी, और जो उसका जो फोकस है वो अगर उत्तल लेंस है तो उसका प्रथम फोकस पीछे होगा, अगर वो अवतल होगा तो प्रथम फोकस आगे होगा, और द्वितीय फोकस इसमें आगे होगा और इसका द्वितीय फोकस पीछे होगा। यानी एक में ऋणात्मक होगा, एक में धनात्मक होगा। यहाँ पर अगर ये बाइकन्वेक्स या बाइकनकेव है, दो उत्तल या दो अवतल है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, इनकी जो वक्रता है वो समान है, तो इनकी फोकस दूरी भी बराबर होगी। फोकस दूरियों का जो मान होगा, परिमाण होगा, वो बराबर होगा। और सामान्यतः हम जो लेंस प्रयोग करते हैं उनमें फोकस दूरियां बराबर रहती हैं, तो हम F ही प्रयोग करते हैं, वहाँ हम F1 F2 का प्रयोग नहीं करते। ये तो हो गया फोकस के बारे में। अब जो हमारा लेंस है उस लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालने के लिए लेंस के लिए अपवर्तन यदि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम ना हो, समान माध्यम ना हो। अपवर्तन, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है यदि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम ना हो। आइए पहले हम इसका चित्र बना के देखते हैं। यह हमारा लेंस है। जब हम लेंस बनाएंगे तो लेंस को इस प्रकार बनाते हैं कि इसके दोनों पृष्ठ भी हमको साफ साफ दिखाई पड़े, जिससे कि इसके अपवर्तन को हम स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकें। हमने देखा कि लेंस के अंदर दो पृष्ठ हैं, पहला पृष्ठ यह है, दूसरा पृष्ठ यह है, और दोनों पृष्ठों का अपवर्तन निकाल कर यदि हम जोड़ दें तो इस दोनों पृष्ठों अर्थात इस लेंस का
अपवर्तन का सूत्र अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ यही करते हैं कि पहला पृष्ठ, अब ये उत्तल है, उसके आगे जाएं तो ये दूसरा पृष्ठ अवतल है। हमने बक पृष्ठों के लिए अपवर्तन का फार्मूला पढ़ा है, उसी सूत्र को यहाँ हम लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम नहीं है। यहाँ का माध्यम मान लीजिए हवा है, ये माध्यम हम जानते हैं कि ये कांच है, N2 है, लेकिन यहाँ का माध्यम वो नहीं है जो यहाँ है, अर्थात ये माध्यम कोई और है, पानी हो, तेल हो, कुछ और भी है, N3 है। तो यदि लेंस के दोनों ओर समान माध्यम ना हो, समान माध्यम नहीं है, एक तरफ का माध्यम N1 है और दूसरे तरफ के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N2 है। यहाँ रखें, हम लोगों ने इसके पहले μ1 μ2 प्रयोग किया है, तो यहाँ भी हम ये μ1 है, इसको हम μ2 लेते हैं और इसको हम μ3 लेते हैं। बहुत सारे किताबों में μ1 μ2 और μ3 का प्रयोग किया है और हम BC का प्रयोग कर रहे हैं। अपवर्तनांक है, इस माध्यम का μ1, इसका μ2 और इसका μ3। अब इस पर हम अपवर्तन का फार्मूला निकालते हैं, चित्र भी बनाते हैं। ये हमारा मुख अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए ये इसका ध्रुव है और इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो यहाँ होगी, ये है इसका C1, ये C1 है और ये इसका P1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये R1 है। यानी ये जो बिंदु है ये इधर वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। हमने यहाँ पर वस्तु ली, ये वस्तु है, वस्तु O, यहाँ से किरण चलती है और ये किरण यहाँ टकराती है, एक किरण यहाँ से जाकर यहाँ टकरा जाती है। ये आपतित किरण है जो पहले पृष्ठ पर टकरा जाती है। इसके ऊपर अभिलंब डाला, अभिलंब का मतलब इसके वक्रता केंद्र से जो भी रेखा किरण वो आएगी, लाइन आएगी, रेखा आएगी, वो इस पर अभिलंब ही होगी। ये इसका अभिलंब है। ये माध्यम μ2, ये जो μ2 माध्यम है ये सघन है इसकी तुलना में, इसलिए किरण थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है तो किरण को जाना इधर था तो ये झुक गई, किरण इस दिशा में चली गई। ये किरण जब झुक जाएगी और इसके अपवर्तन को हम देखें यहाँ से, तो ये किरण यहाँ से आती हुई वो मालूम पड़ेगी। ये किरण हमको यहाँ से आती हुई मालूम पड़ेगी, राइट। ये वो बिंदु है जो इसका प्रतिबिंब है, इस पृष्ठ के द्वारा बन रहा है। इस पृष्ठ ने O का प्रतिबिंब I डैश पर बना दिया, राइट। ये है आपका प्रकाश के, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई, इसको हमने U माना और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने V मान लिया। V नहीं, V डैश मानते, इसको V डैश मान लिया। अब आइए हम पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। अपवर्तन के सूत्र याद होगा, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक अपानुवस्तु की दूरी इक्वल टू
दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक μ2 माइनस μ1 अपान r1 वक्रता त्रिज्या। ये सूत्र है इस माध्यम में अपवर्तन का, और जो प्रतिबिंब हमारा I' बन रहा है उसके लिए हुआ। लेकिन ये किरण जब आगे बढ़ेगी तो दूसरे वाले पृष्ठ पर अपवर्तन करेगी, और दूसरे पृष्ठ पर जब किरणें टकराएगी तो ये किरण यहाँ से नहीं, ये किरण इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ेगी, राइट। ये किरण यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुड़ गई है। ये किरण जब देखेंगे आप तो आपको यहाँ से आती हुई मालूम पड़ेगी। अर्थात दूसरे बिंदु के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए जो किरण आ रही है ये I' से आती हुई मालूम पड़ रही है। अर्थात I' दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो हम इसका भी चित्र बनाते हैं। अब ये जा करके जब दूसरे पृष्ठ पर टकरा गई तो हमने दूसरे पृष्ठ का ये P2 है और इसकी ये वक्रता त्रिज्या है C2। हमने अभिलंब डाल दिया। जब अभिलंब डाल दिया तो ये किरण यहां अभिलंब से दूर हट गई, और जो अभिलंब से दूर हट जाएगी तो ये जाकर के यहां पर बना देगी। ये अंतिम प्रतिबिंब I द्वितीय पृष्ठ ने वो प्रतिबिंब बनाया। दूसरे प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए I' वस्तु का कार्य करता है, काल्पनिक वस्तु है, और उसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए I' वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी V' हो जाएगी, और यहाँ इस पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो V हो जाएगी। ये अंतिम प्रतिबिंब है। द्वितीय पृष्ठ के लिए I' वस्तु का कार्य करता है, और इसलिए द्वितीय पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने वक्रतलों पर अपवर्तन का पढ़ा है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब के दूरी। यहां पर इसके लिए दूसरा माध्यम ये हुआ, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात μ2 अपान वस्तु की दूरी V' बराबर μ2 μ3 माइनस μ2 अपान वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक ये है R2, राइट। ये दो समीकरण हमारे पास हो गए, एक प्रथम पृष्ठ के लिए हुआ, एक दूसरे पृष्ठ के लिए हुआ, और हम जानते हैं कि हमको निकालना है लेंस के लिए। अब दोनों पृष्ठ ये लेंस के ही हैं। अगर इन दोनों पृष्ठों के अपवर्तन के लिए जो सूत्र हैं उनको जोड़ दें तो पूरे लेंस का सूत्र आ जाएगा, जिसमें लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम नहीं है। तो भाई ठीक है ना, समझ गए। ये जो पहला पृष्ठ है इस वस्तु O का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब I' पर बनाता है, क्योंकि किरण थोड़ी मुड़ती है। यहाँ से देखें तो इस पृष्ठ के लिए ये यहाँ से आती हुई मालूम पड़ती है, और यही किरण जब यहाँ जाकर टकराती है तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये किरण यहाँ से आती हुई मालूम पड़ती है,
अगर यहाँ से आप देखेंगे तो किरण यहाँ से आती हुई मालूम पड़ेगी, और इसीलिए ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, और ये मुड़ जाती है किरण और अंतिम प्रतिबिंब आई बन जाता है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया। जब 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखें, μ2 अपान v डैश यहाँ भी है और μ2 अपान v डैश यहाँ भी है, ये दोनों में है। तो μ2 अपान v डैश और μ2 अपान v डैश यहाँ प्लस में है, वहाँ माइनस में है, कट जाएगा। तो बचेगा आपका यहाँ μ3 अपान v, यहाँ ये बचेगा, और बचेगा माइनस μ1 अपान u। μ1 अपान u, यहाँ तो μ1 अपान u बचा माइनस में, और ये इससे कट गया, और यहाँ ये बचा। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r1 और μ3 माइनस μ2 अपान r2। तो μ1 μ2 माइनस μ1 अपान r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपान r2। ये हमारा जनरल सूत्र है किसी भी लेंस के लिए। ये जनरल फार्मूला है जब किसी भी लेंस के दोनों ओर एक माध्यम ना हो। तो यहाँ पर μ3 भी दिया है, μ2 भी है, μ1 भी है, और v और u ये चीज़ें हैं, r1 वक्रता त्रिज्या, r1 और r2 इनके अपवर्तनांक, ये सारी चीज़ें जो यहाँ ज्ञात हैं वो इस समीकरण के अंदर है। तो हमारा ये जो समीकरण है, ये समीकरण है जब दोनों तरफ एक ही माध्यम नहीं है, और ये जनरल समीकरण है, इसको कहीं भी हम इसको प्रयोग में उसी तरह ला सकते हैं जैसे हमने इस समीकरण को जहाँ चाहते हैं वहाँ प्रयोग में ले आते हैं। जनरल समीकरण, सामान्य समीकरण, हर जगह प्रयोग होने वाला समीकरण है ये। अब इसमें हम इसको विशेष रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो। अब यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है तब क्या होगा? अगर लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है तो μ1 और μ3 समान हो जाएंगे, यानी जो हमारा समीकरण है, पहला समीकरण, वो बदल जाएगा। तो उसके लिए चित्र तो यही होगा, चित्र में कोई अंतर नहीं होगा, खाली ये होगा कि उसके लिए μ3 की जगह μ1 हो जाएगा। तो यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो तो प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, तो प्रथम पृष्ठ में अपवर्तन के लिए क्या होगा? μ2 अपान v डैश माइनस μ1 अपान u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r1। तो प्रथम पृष्ठ के लिए तो यही सूत्र आ जाएगा
म्यू टू अपान वी डैश माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन। तो ये तो आ जाएगा, मान लिया ये हमारा कोई भी समीकरण मान लिया ए है। अब इसको हमने इसको मिटा दिया है, हमने वन कर दिया। चित्र ऐसा ही होगा। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करता है। ये तो प्रथम पृष्ठ के लिए हुआ। अब इस प्रथम पृष्ठ के लिए जो सूत्र हमने वहां लिखा है, इसलिए यहां मिटाते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए अब द्वितीय पृष्ठ के लिए करेंगे तो जो हमारा इस पर अपवर्तन होगा तो दूसरा माध्यम म्यू वन होगा। अब आपका जो सूत्र आएगा वो आएगा म्यू वन अपान प्रतिबिंब की दूरी यानी v माइनस फर्स्ट माध्यम यानी म्यू टू अपान वस्तु की दूरी यानी v डैश। v डैश यहाँ भी देखिए म्यू टू अपान v डैश तो है, लेकिन म्यू थ्री की जगह हमने म्यू वन कर दिया और इसीलिए ये बराबर हो जाएगा, जहाँ म्यू थ्री है वहाँ हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू। ये हो गया आपका। अब ए हो गया, ये बी हो गया। हम इसको मिटा देते हैं। समीकरण ए तथा बी को जोड़ने पर, जब हम बी और ए और बी को जोड़ेंगे तो चूंकि म्यू थ्री की जगह अब म्यू वन हो जाएगा, यहां भी जो म्यू थ्री है उसकी जगह म्यू वन हो जाएगा। राइट, बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। और इसलिए म्यू वन अपान बी माइनस म्यू वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। इसलिए म्यू वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू, यहां पर म्यू टू माइनस म्यू वन है और यहां म्यू वन माइनस म्यू टू है। इसको अगर हम म्यू टू माइनस म्यू वन करके कॉमन लें तो हम माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। म्यू वन पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, उसको अगर हम हवा मान लें
तो हवा के सापेक्ष म्यू 1 से भाग दे दें, तो इसलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। μ2/μ1 में इसको टू μ2/μ1 इक्वल टू म्यू। वायु में माध्यम का प्रतनांक, इसलिए 1/v 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यदि u इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर वस्तुमान अनंति पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा इफ u बराबर इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू f, और इसीलिए 1/f, ये तो 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। या 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे हम लेंस मेकर्स फार्मूला भी कहते हैं। और यहाँ आप देखिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और म्यू माइनस 1/r2 1/r2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो हो गया आपके लेंस के लिए फार्मूला। इसको आप ऐसा करिए, इसको C और ये हुआ D। तो ये तो आपका लेंस मेकर्स फार्मूला है। यह है, फिर से इसको, यह है लेंस मेकर्स फार्मूला है। इसे हम लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। C/D की तुलना से, C और D की तुलना करिए। C का लेफ्ट भाग और D का लेफ्ट भाग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वन अपान वी माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। और ये हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है। ये लेंस मेकर्स फार्मूला है।
तो ये हमारा जो लेंस मेकर्स फार्मूला है, ये तो अगर किसी भी लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है तो इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे और इससे हम गणना कर लेंगे। लेकिन यदि माध्यम लेंस के दोनों ओर अलग अलग है तो जो जनरल फार्मूला हम लोगों ने निकाला है, हम उस जनरल फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे। μ3/v माइनस μ1/u, इस तरह का जो हम लोगों ने फार्मूला पहले निकाला है उसका ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।